नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत पर पल पल की नजर, अपने आवास पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। भारत ने पाकिस्तानी दुस्साहस को फिर किया नाकाम। जम्मू, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में ताजा ड्रोन हमले का प्रयास किया विफल। विदेश मंत्रालय ने खोली पाकिस्तानी दुष्प्रचार की कलाई। आतंक पर एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान का मासूमों पर निशाना। सीमा पार गोलीबारी में स्कूलों और धार्मिक स्थलों को बनाया निशाना। आतंकिस्तान का बच्चों पर हमला। मौजूदा हालात के मद्देनजर तमाम मंत्रालय ने समीक्षा। कृषि मंत्री ने कहा, देश में नहीं है अन्न की कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों का लिया जायजा। पाकिस्तान को लोन देने के मामले में आईएमएफ की समीक्षा बैठक। भारत ने पाकिस्तान को नया ऋण दिए जाने को लेकर जताया विरोध। कहा, सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में हो सकता है फंड का इस्तेमाल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सशस्त्र बलों के दिग्गजों के एक समूह से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात और विभिन्न मुद्दों पर दिग्गजों के साथ व्यापक बातचीत की और इसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और देश की सेवा करने वाले अन्य दिग्गज शामिल थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में ड्रोन से हमला करने का दुस्साहस किया है। अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने जम्मू, सांबा, पठानकोट, गुरदासपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में ड्रोन से हमला करने के प्रयास किए। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। ड्रोन हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब की ऋण सुविधा और $1.3 अरब के नए लोन को लेकर समीक्षा बैठक की है। और एक जिम्मेदार देश के तौर पर आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को लोन देने के मामले में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि आईएमएफ द्वारा दिए गए फंड का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। भारत ने इस बात को भी रेखांकित किया कि 1989 से लेकर अब तक 35 सालों में 28 बार आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे चुका है। पिछले 5 वर्षों में ही 4 बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है। पाकिस्तान अगर आईएमएफ फंडिंग का इस्तेमाल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए करता है तो उसे बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ के पास आना ही नहीं पड़ता। भारत ने साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में रक्षा विभाग ही देश का सबसे बड़ा बिजनेस है। भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि इस स्थिति में अब कोई भी सुधार नहीं हुआ है और यहां तक कि पाकिस्तान की सेना ही अब पाकिस्तान के विशेष निवेश सुविधा परिषद के रूप में काम करती है। भारत ने आईएमएफ को याद दिलाया कि बार बार बिल्ड पैकेज देने से पाकिस्तान का खुद का कर्ज का बोझ कितना बड़ा हो गया है और वो खुद आईएमएफ के लिए सिरदर्द बन चुका है। भारत ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को प्रोत्साहित करना पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संदेश है। इससे फंडिंग एजेंसीज की खुद की साख सवालों के घेरे में आ जाती है। और वही पाकिस्तान का आतंक प्रेम एक बार फिर भी उस समय उजागर हुआ है जब पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी पहलगाम हमले के बदले मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए। पाकिस्तान के आतंक प्रेम से कैसे पूरी दुनिया आहत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के पिता जुडिया पर्ल ने आतंकियों के जनाजे में शामिल पाकिस्तानियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से सवाल पूछा कि आप वास्तव में किस बात का शोक मना रहे हैं। आपके बच्चे किस आदर्श को अपनाएं? आपने इस व्यक्ति से क्या सीखा है? सवाल है कि पाकिस्तानी आतंक के शिकार डैनियल पर्ल के पिता जुडिया पर्ल को पाकिस्तान क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान की कायराना हरकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत के साथ पाकिस्तान के द्वारा की गई हर एक हरकत विभत्स और घिनौनी रही है और
घिनौनेपन और आतंक परस्ती के चलते पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो आतंक की कमर तोड़ने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। पाकिस्तान का वार फिर हुआ नाकाम। भारत के हमले आतंकिस्तान में त्राहिमाम। अब है प्रचंड प्रहार। पाक की पक्की है हार। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों की तबाही के बाद भी पाक की नापाक हरकतें जारी है। 7 और 8 मई की रात भी पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों के प्रचंड प्रहार ने पाक की हार सुनिश्चित कर दी। पाकिस्तान की भारत की पश्चिमी सीमा पर ले से सर क्रीक तक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसमें से कई ड्रोन को मार गिराया। भारत ने अपने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साधनों से इन ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। खास बात यह रही है कि ये ड्रोन तुर्की के बने हुए थे। पाकिस्तान ने भटिंडा सैनिक हॉस्पिटल को सशस्त्र यूएवी से निशाना बनाने की कोशिश की। इसे असफल कर दिया गया। जवाब में भारत ने 4 एयर डिफेंस साइट्स पर ड्रोन से हमले किए। एक ड्रोन ने एडी रडार को नष्ट किया। पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भी लगातार गोलीबारी कर रहा है और इसमें वो आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की ओर से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जिन जगहों पर गोलीबारी की है उसमें जम्मू कश्मीर का तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर शामिल है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल लेकर हमले कर रहा है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर ले से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। एक तरफ पाकिस्तान हमले की नापाक कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर झूठ भी बोल रहा है। भारत ने पाकिस्तान के झूठ के तमाम दावों की भी पोल खोल दी है और कहा है कि वो न केवल झूठ बोल रहा है बल्कि हास्यास्पद बातें भी कर रहा है जो दुनिया के आगे नहीं टिकेंगी। Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. This disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack,
Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. यानी पाकिस्तान न केवल गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है और नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि झूठे दावे भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच दिल्ली में बैठकों और तैयारियों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री ने सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा की, तो गृह मंत्री ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ बैठक करके जरूरी निर्देश दिए। सरकार ने सेना प्रमुख को विशेष शक्तियां देते हुए प्रादेशिक सेना को भारतीय बलों की सहायता करने को कहा है। सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाया जाए। गुस्से में भारत, पाक की आफत, एक्शन में सरकार, सीमा पार हाहाकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार और तमाम मंत्री एक्शन में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमाओं की सुरक्षा स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। बैठक में बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के साथ ही आईबी के निदेशक और केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद रहे। अमित शाह ने सीमा की स्थिति का आकलन करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशकों से भी बात की थी। जम्मू कश्मीर में सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच सीमा सुरक्षा बल ने सांबा में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सांबा सेक्टर में बीएसएफ की सतर्कता से 7 आतंकियों को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन 8 मई की रात करीब 11 बजे शुरू हुआ, जब बीएसएफ के जवानों ने सांबा सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखी। 10-12 आतंकियों का समूह घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसमें से बाकी आतंकी पाकिस्तान की ओर भागने में सफल रहे। माना जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए मोहम्मद संगठन से जुड़े थे। बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। नियंत्रण रेखा के पार से भारी गोलीबारी के मद्देनजर उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार सेक्टरों के कई इलाकों में रिहायशी घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। चौकी बल इलाके से भी नुकसान की ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। इस बीच उरी के कई सीमावर्ती गांवों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 10 मई तक सभी सीमावर्ती जिलों के साथ साथ श्रीनगर जिले में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इस बीच क्षेत्र के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में बंकरों और सामुदायिक आश्रयों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने के प्रयास भी चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच सुरक्षा हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सेना प्रमुख को विशेष शक्तियां देते हुए प्रादेशिक सेना को भारतीय बलों की सहायता करने को कहा है। सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाया जाए। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा हुई। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुरक्षा नीतियों को लेकर हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार भी तैयार है और साथ ही साथ सेना भी तैयार है। और इसीलिए हमने देखा है कि बैठकों का जो दौर है वो जारी है और बैठकों के बाद जिस तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और जो उसकी शैली रही है पाकिस्तान की, उसको रोकने के लिए, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। इसी पर चर्चा भी करते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हमने कल देखा उसी तरह का
कमोवेश स्थिति आज भी थी, लेकिन कल एक बार मुक्की खाने के बाद पाकिस्तान ने आज भी हमला किया, आज भी मुक्की खाई। साफ तौर पर डिफेंस सेक्टर जो हमारा है वो लगातार और ज्यादा सशक्त और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह की कवायद की गई है वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल गौरव जी, ऐसा है कि पाकिस्तान की जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो हालत हो रखी है इस समय में। भारत ने काफी संयम दिखाया, काफी संयम दिखाते रहे। पहलगाम के बाद में जो हमला किया वो काफी संयम के साथ हमने खाली आतंकवादी हमलों पे किया था, अड्डों पर किया था। उसके बाद जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तभी भी हमने काफी संयम से रडार स्टेशन, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया। तब हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर किया, लेकिन ये सिविल पर नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की आप सोच देखिए किस प्रकार से सिविल के इलाकों में हमला कर रहे हैं, गांवों पे हमला कर रहे हैं और लगातार हमले करते जा रहे हैं। और हमारा मैं अपनी सैल्यूट करता हूं हमारे एयर डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को, कितना प्रोफेशनल तरीके से हमने उसको घेराबंदी करके डिप्लॉय किया हुआ है, कई लेयर्स में बनाया हुआ है उसको, चाहे वो S-400 से लेके और L-70 तक लेके Zu-23 तीर, आकाश, देश में बने हुए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और बाहर से लाए हुए सब मिलकर इनका पूरे हमलों को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर रहे हैं, उनके डिजाइन को फेल कर रहे हैं। यहाँ पर गौरव जी 2-3 बातें हमें सोचनी पड़ेंगी जो शायद एक विचार करने लायक है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा जरूरी है, ये सवाल बहुत जहन में आता है कि क्यों कर रहे हैं। क्या ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जानने के लिए, पहचानने के लिए कर रहे हैं, या बाद में जब इनका बड़ा हमले की प्लानिंग हो तब इसको समझ लें, या फिर हमारे हथियारों को, एम्यूनिशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जब 100 ड्रोन आते हैं तो काफी बड़ी संख्या में एम्यूनिशन का फायर होता है, उनको बर्बाद किया जाता है। तो सर एनिमेशन की अगर पावर की हम बात करते हैं तो उनसे तो कहीं ज्यादा पावर हमारे पास है, हमारे पास वो सक्षमता भी है, और आज की दौर की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो लेटेस्ट गैजेट्स भी हैं जो साफ तौर पर उनको धराशायी करने के लिए बहुत कारगर साबित हुए हैं, और लगातार हमने ये देखा भी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी कुछ और नजर आती है, वो उसके पास अब दम बचा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ दिखाना चाहता है कि हाँ हम हैं। तो इंटरनेशनल कहीं इस तरह से तो नहीं इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल कहीं अटेंशन पाने के लिए तो पाकिस्तान इस तरह की चीजें नहीं कर रहा है। नहीं बिल्कुल, वो तीसरी चीज में मैं उसी पे आ रहा था कि ये अपनी जनता को प्रूव करने के लिए, बाहर के देशों को प्रूव करने के लिए कि हम कर रहे हैं, हमने पिटाई हुई है हमारी, लेकिन हम अभी भी कर रहे हैं। तो ड्रोन वगैरह भेज के इस तरह का अटैक करेंगे, दूर से ड्रोन भेज दिए, सस्ते ड्रोन भेज दिए और फायर कर दिए। तो ये एक और है क्योंकि काफी सस्ते हैं ड्रोन और रॉकेट। चौथी बात जो है, कई बार ये मेरे दिमाग में आती है कि ये जो पीछे हमास की टीम भी यहाँ पर आई हुई थी पाकिस्तान में और POK में, ये कभी कभी उस तरह का भी काम कर रहे हैं। देखिए हमास और हिजबुल्लाह जिस तरह से सस्ते रॉकेट और सस्ते भेजते थे, ड्रोन भेजते थे, उस तरह का स्वाम ड्रोन भेज रहे, 100 ड्रोन भेज रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह कि हमारे यहाँ काइनेटिक यानी फायर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, अलग अलग तरीकों से, मैं उन चीजों में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या क्या हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि ये क्लासिफाइड है, लेकिन हम अलग अलग तरीकों से इनको बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इनके जो डिजाइन है टोटल फेल हो रहे हैं। जो ये सोच रहे हैं हम उससे कहीं आगे और 10 गुना आगे सोच रहे हैं, और जो इसकी पनिशमेंट भी हम दे रहे हैं जब इनके इलाके में जाके, वो भी इनसे 10 गुना ज्यादा पिन पॉइंट अटैक करके सफल हमले हम करने में रहे हैं, जबकि इनके हमले सारे फेल होते रहे। ये बात ठीक है। संजय जी आपको रोकना चाहूंगा, यहां पर हमारे पास एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अपने दर्शकों को भी बता दें कि बारामूला से लेकर भुज तक नियंत्रण रेखा पर 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए। नागरिक और सैन्य ठिकानों के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाले ड्रोन इसमें शामिल हैं। बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर में ये ड्रोन देखे गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। लगातार जो ड्रोन है वो देखे जा रहे हैं। पठानकोट, फाजिलका, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट और लाखी नाला में ये ड्रोन देखे गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बारामूला से लेकर भुज तक नियंत्रण रेखा पर 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन जो लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है, और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब इन ड्रोनों को दिया जा रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से जो नाकाम कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई थी, वहां पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। फोन लाइन पर हमारे साथ सुधीर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या जानकारी, क्योंकि 26 स्थानों पर ये ड्रोन देखे गए हैं और किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जा रही है?
चलिए सुधीर हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आपको इस बड़ी खबर से रूबरू करा दे। बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर में ये ड्रोन देखे गए हैं और ये आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम महत्वपूर्ण जो पहले हैं वो देखने को मिल रही है और ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर जारी है। फोन लाइन पर सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या जानकारी, किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए करीब 26 लोकेशन हैं नॉर्थ में, बारामूला से लेके भुज तक का जो एरिया है वहाँ पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन से जो हमले हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है और भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है उसका। पूरी तरह से इन जो ड्रोन है उनको न्यूट्रलाइज किया है। हालांकि सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कुछ एक जगह पे अगर मैं बताना चाहूंगा कि जी इसमें फिरोजपुर में जो भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी गई कि एक शख्स है, उनको जो ड्रोन है उसकी वजह से कुछ चोट लगी और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। इसके अलावा ज्यादातर जो लोकेशन है उन पर भारतीय सेना की तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ से ये जो हमला किया गया था उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। ऐसे में क्या सुधीर बॉर्डर पर भी मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ा दी गई है? क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो नियंत्रण रेखा है वहां पर इस तरह के ड्रोन देखे जा रहे हैं, तो लगातार हम कह रहे हैं कि अब वो अंदर आने से पहले भी उनको धराशायी करने का एक बड़ा प्लान है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से भारतीय सेना का या हम कहें सशस्त्र बलों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से माकूल तरीके से काम कर रहा है इन पूरे एरिया में। लगातार जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए, वो अपना बखूबी काम कर रहे हैं। और जिस तरह की उम्मीद पहले की जा रही थी, जिस तरीके से भारत ने शुरुआत में प्रिसीजन तरीके से टारगेटेड तरीके से 9 जगह पे मिसाइल से जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया था। और इसके बाद से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये जानकारी दी थी कि इट्स नॉन एस्केलेटरी आतंकवादी ठिकाने, हमने उन पर हमला किया है। कोई आर्मी इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई सिविलियन इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन नहीं है। सारी जानकारी देने के बावजूद पाकिस्तान की जो हरकत है पिछले 2 दिन से लगातार उकसावे वाली है। पाकिस्तान चाहता है कि इसको एस्केलेट किया जाए और इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना माकूल तौर पर जवाब दे रही है। और आज सुबह की हम बात करें तो आज सुबह रक्षा मंत्री ने भी जो तीनों सेना चीफ हैं, CDS हैं, उनके साथ मुलाकात की। शाम को प्रधानमंत्री ने भी जो सर्विस चीफ हैं, CDS हैं और NSA हैं उनके साथ निश्चित तौर पर सुरक्षा नीतियों को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। तमाम दिशा निर्देश भी सुधीर इसमें दिए गए हैं और आने वाले समय के लिए भी किस तरह से और ज्यादा सशक्तिकरण के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई सेना नजर आए, इसके लिए भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर और साफ तौर पर जो लगातार हम देख रहे हैं कि इन चीजों को न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो बहुत तेज गति से जारी है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे थे कि पहले भी हमने देखा और उसके बाद एक बार फिर से ड्रोन वहां पर देखे गए। हालांकि हर चीजों को न्यूट्रलाइज करने की जो कवायद है वो बहुत तेज गति से जारी है। ऐसे में पाकिस्तान की जो रणनीति है, क्या वो उकसावे वाली है कि वो इस तरह की स्थितियां इसलिए पैदा कर रहा है कि भारत इस उकसावे में आए और उसके बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिले? देखिए, हाँ, ये दोनों बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि एक उकसावे वाली है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी टो ले रहे हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कैसे एक्टिवेट हो रहा है, क्या कर रहा है, बाद में वो बड़ा हमले की सोचें। यहाँ पर जिस प्रकार से ये बदलती हुई हालात को देखते हुए आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने मीटिंग की, गृह मंत्री ने मीटिंग की, प्रधानमंत्री ने सबसे ब्रीफिंग ली और वहां पे जैसे आपने फोटो दिखाई थी अभी कि बॉडी लैंग्वेज कितना पॉजिटिव था। कोई ऐसे अंडर टेंशन या अंडर स्ट्रेस कोई भी हमें कमांडर नजर नहीं आया, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या सभी सर्विसेज के चीफ हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो। तो हर तरह से हम लोग एक्शन ले रहे हैं। जो प्रादेशिक सेना को भी मोबिलाइज करने का हुक्म दे दिया ताकि सेनाएं जो है अपना काम सीमा पे फोकस रखें और पीछे का जो डिफेंस का काम है वो पैरामिलिट्री फोर्स, BSF, CRPF, प्रादेशिक सेना, ये लोग करें। तो ये सब प्लानिंग पूरी डिटेल थॉरो प्लानिंग हो रही है। जो इस प्रकार एक चीज और मैं कहना चाहूंगा गौरव जी, ये जो हम लोग रोक रहे हैं, लेकिन जब तक हम इस कहीं ना कहीं ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक इनको शायद फिर समझ में नहीं आएगा कि जब कहीं ना कहीं हमको पिन पॉइंट सफल अटैक हमको करने पड़ेंगे। वही एक चारा है और जिसके बारे में मैं ये समझता हूँ हमारे जो कमांडर्स हैं, सेना के कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स, चीफ,
और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। बिल्कुल सर, अभी तो ठीक से एक्शन इसके लिया भी ऊपर- नहीं गया है, अभी तो सिर्फ ड्रोन छोड़े गए हैं और छोटा मोटा ऑपरेशन ही चलाया गया है। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर भारत सच में कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान की स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी, ये तो साफ तौर पर नजर ही आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए पहले तो उनको क्या है कि अभी भी रिपोर्ट आ रही है रोज ही कि बलूचिस्तान में क्या हालत हो रही है, क्वेटा में, पंजशीर में, टर्बत में दुनिया भर के अटैक हो रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में अटैक हो रहे हैं, वहां पर उनकी रोज पिटाई हो रही है, रोज कैजुअलिटीज हो रही है। और यहाँ पर इन्होंने एक हमसे पंगा ले लिया है। पर ये बात हमारी जो सेना जब आ गई, देखिए अभी भी हमने बहुत जिम्मेदारी से कंट्रोल रखते हुए काम किया, ये बात फैक्ट है। यहाँ पे मैं अपने प्रधानमंत्री जी और सेना के को धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया बिल्कुल। और पूरी दुनिया को इसके बारे में विश्वास में लिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है और अगर हम ऑल आउट चले जाते हैं तो ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान के जो कई टुकड़े होने वो होंगे और उनकी सेना को जो क्षति पहुंचेगी वो बहुत भयंकर क्षति पहुंचेगी। ये बात वहाँ की आवाम को समझनी चाहिए, वहाँ की आवाम को अपनी सरकार को पूछना चाहिए, वहाँ की आवाम को अपने सेनाओं से पूछना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारी पहली इकोनॉमिक हालत खराब है, आप हमको और गड्ढे में ले जा रहे हो और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। अब देखिए ना सर, हालत क्या हो गई है, कटोरा लेके इंटरनेशनल फोरम पर जाकर भी अब पैसों की मांग कर रहे की नीति बनाई जा रही है कि भैया कुछ दे दो और उसके बाद फिर आगे हम इस लड़ाई को कंटिन्यू में बनाए रखें। तो क्या ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि पैसा जब मिलता था, क्योंकि लगातार कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है, इसको लेकर लगातार चर्चाओं का जो बाजार है वो भी गर्म है और लगातार सभी के जहन में ये सवाल है कि भाई पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं, वो कैसे इसको सर्वाइव कर पाएगा और कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। और उसके अलावा जो उसके ऊपर जो वित्तीय बोझ जो है, जो संकट है, वो और ज्यादा गहराता जा रहा है और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में तो उसको चौतरफी मार मिलेगी ही। तो ऐसे में पाकिस्तान कहीं खुद ही अपने लिए निस्तनाबूद का जो रास्ता है वो खुद क्या तलाशते हुए नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है, ये आसिम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसने अपना परिवार बाहर भेज दिया, ये खुद भी बाहर भाग जाएगा। इनको इस चीज से आवाम से कोई लेना देना नहीं, वहां की जनता से कोई लेना देना नहीं। यही बात वहां के नेताओं के, जितने पहले मुशर्रफ था, ये जितने पुराने नेता है, सब विदेशों में भाग के, नवाज शरीफ काम बैठा हुआ था इतने सालों से, वो भी वहीं विदेशों में बैठा हुआ था। तो ये सब बाहर भागने की तैयारी करते हैं, परिवार इन्होंने पहले ही बाहर भेज दिए, मौका लगते पहला जहाज लेके भाग जाएंगे। तो इनको आवाम की चिंता नहीं है और ये इस चीज से यही कारण है कि जो इस तरह के उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं, देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारी सोच है, आज प्रधानमंत्री जी और हमारी सेनाएं पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है कि ये आतंक के जड़ को खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तान अगर जिस तरह की कार्रवाई, हम फिर भी मौके दिए हैं, 2 मौके अभी तक हम दे चुके हैं उन्हें। जो 9 जब आतंक के अड्डों पर हमला किया तब भी एक मौका था इनके पास, और ये जब अभी उसके बाद हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, जब इन्होंने 15 जगह विफल हमले किए थे, उसके बाद जो हमने हमले किए, अभी भी इनके पास मौका था। हमने फिर कहा था हम बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इनकी शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो अब शायद इसका इलाज वही है कि जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो जैसी भाषा समझता है उसको उसी भाषा से हमें समझाना पड़ेगा, ये बात निश्चित है गौरव जी। निश्चित तौर पर, और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि हम नेतृत्व की जब बात करते हैं तो एक तरफ तो नेतृत्व देखिए कितना सुदृढ़ है भारत का, साफ तौर पर यहाँ के लोगों की, यहाँ के आवाम की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है और इसीलिए तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहां पर तो स्थितियां जस की तस बल्कि एक तरह से उलट ही नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डिफरेंस को दिखाता है कि एक तरफ तो भारत है जो अपने मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार इस तरह से एक्शन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं, आवाम की चिंता कर रहे हैं और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव जो खबर निकलकर सामने आई थी वो यही थी कि किसी भी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहां पर उसको इस तरह की कोई चिंता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े अंतर को दर्शाता है कि आपका नेतृत्व किस तरह का है। नहीं बिल्कुल गौरव जी, 22 तारीख को जब हमला हुआ, मेरे ख्याल से उसके बाद तो प्रधानमंत्री जी ने ढंग से नींद नहीं ली। गृह मंत्री भी तुरंत ही श्रीनगर गए थे, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया से अपना दौरा छोड़ गया और तुरंत ही उसके बाद मीटिंग प्लानिंग। यही कारण है कि जो भी हमारे एक्शन हो रहे हैं परफेक्ट हो रहे हैं, कोई ऐसे उसमें
आधे आधे नहीं हो, जैसे भी आप बता रहे कैजुअलिटी नहीं हो, और हम लोग बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक करके सक्षम रहे हैं। सेनाओं ने किया, लेकिन सेनाएं हमारी ट्रेनिंग करते हैं ये सब, जैसे अभी आप हमारे एयर डिफेंस ने किया है, पूरी तरह से विफल किया हमने यहाँ पर। इनकी दिन रात का पसीना जो बहाया है, क्योंकि कहते हैं शांति के समय में सेनाएं जितना पसीना बहाती है, लड़ाई में उतना खून कम बहता है। तो ये सब बातें, और ऊपर से नेतृत्व ऐसा मिला हुआ है कि जो खुल के कहते हैं कि भैया आप करो, सेनाओं को खुला हाथ दे दिया कि आप अपनी जगह, टारगेट, समय खुद चुनिए। ये सब देखते हुए जब मैं एक सैनिक होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है कि अगर इस तरह का मुझे छूट मिले और इस तरह का ऑपरेशन करने का मुझे मौका मिले, तो मैं वाकई में एक डबल ट्रिपल रिजल्ट देता हूँ। ये दे रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आज हम जो हथियार हैं, काफी आत्मनिर्भरता का फर्क अब यहाँ नजर आ रहा है अभी हमें, चाहे वो हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम है, तीर है, या MRSM है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफी देश में ही बन रहे हैं। आर्टिलरी के गन, आर्टिलरी की टैंक देश में बन रहे हैं। तो ये सब बातें अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि लंबी टाइम पे लड़ाई लड़ेगा और दूसरों से हथियार लेता रहेगा, यहाँ देश में हमारे अपने बन रहे हैं, हम लंबे समय तक लड़ाई भी लड़ सकते हैं, सक्षम भी है। और पाकिस्तान को ये बुरी तरह से, जिसको कहते हैं, मुंह की खानी पड़ेगी, उसमें कोई मुझे शक नहीं है। और एक बात मैं छोटी सी और कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आज जो दुष्प्रचार कर रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा झूठ बोल रहे हैं, दुनिया भर के गलत मैसेजेस दे रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को भरोसा करें जो हमारी डेली ब्रीफिंग होती है। देखिए कितना खुला सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। सेना के, एयरफोर्स के और फॉरेन अफेयर के तीनों रेप आते हैं और अपनी बताते हैं क्या क्या हुआ अभी तक, बिल्कुल क्लियर कट, शॉर्ट, क्रिस्प। तो इस चीज पे हमें भरोसा करें, डीडी न्यूज देखें, बाकी जो क्रेडिबल न्यूज है उनको देखें, एक सोशल मीडिया पे ना जाए। वहां पे कई किस्म के गलत, जैसे हिंदू मुस्लिम और सिखों के बीच में, जैसे पीछे वो कह रहे थे पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया, वो कह रहे इन्होंने खुद कर दिया। भाई हम खुद करेंगे, हमारी खुद वहां सिखों की यूनिटेड डिप्लॉयड है, पंजाब की यूनिटेड डिप्लॉयड है, वो करेंगे क्या? अपने गुरुओं पे हम हमला कर सकते हैं? वो सिख जिन्होंने हमारे हमेशा भारत की रक्षा के लिए जान दी है, जी नहीं कर सकते। ये सब दुष्प्रचार जो है, ये इनकी ये कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए सांबा में BSF ने विफल किया, इसके अलावा जो कई बार लगातार IBM फायर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन करा के ये पीछे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में या पीछे गड़बड़ फैला के, ताकि हमारे तो वहाँ डिप्लॉय हो जाए। यही कारण है कि होम मिनिस्टर ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को आगाह किया है और सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, BSF, CRPF, CISF, हमारे प्रादेशिक सेना, इन सब को पूरी तरह से सचेत करके इन सब खतरों को ध्यान में रखते हुए, ताकि पाकिस्तान जहां तक सोच रहा है उससे आगे की सोच के हम पहले से तैयारी करके बैठ रहे हैं। गौरव जी बिल्कुल, और ये सब निश्चित तौर पर नजर भी आ रहा है। हम जब इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं, हम वहां भी देख रहे हैं कि तमाम सपोर्टिव सिस्टम जो है वो भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के पीछे भी कोई सपोर्टिव ऐसा सिस्टम है जो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये गति और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए भारत के साथ तो पूरा विश्व है, चाहे पश्चिम अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप है, रशिया है। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन वाले वो वहाँ रशिया गए हुए हैं, विक्ट्री डे पर, विजय दिवस पर उनका अटेंड किया, पुतिन जी से मुलाकात हुई है। मिडिल ईस्ट हमारे साथ है। पाकिस्तान के साथ मैं देख रहा हूँ 3 देश, चाइना, टर्की और अजरबैजान। यहाँ पे 2 जो ज्यादा खतरनाक है वो चाइना और टर्की। ये दोनों इनको हथियार की सप्लाई दी। अभी जो ड्रोन्स जो कर रहे हैं ये सब ज्यादातर टर्की के बने हुए ड्रोन्स हैं। लेकिन जब हमारा कराची पे जिस प्रकार से नेवी डिप्लॉय हो गई और जो आज मीटिंग हुई है, उसके बाद अगर कराची की तरफ ब्लॉकेट लगा दिया तो इनकी सप्लाई पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। और वो बड़ा जरूरी है इस समय में, चाहे इनकी ऑयल की सप्लाई हो या इनकी ड्रोन और हथियारों की सप्लाई हो। ये कहीं ना कहीं ये बाहर कंधे के पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वो लोग इनको बेच रहे हैं। बाद में पाकिस्तान से दुनिया भर का पैसा वसूल कैसे करेंगे ये तो हम भी जानते हैं कि चाइना की लोन डिप्लोमेसी और टर्की भी किस प्रकार से पैसा वसूल करेगा, ये पाकिस्तान की जनता को पता नहीं है। शायद आज वो आधा पाकिस्तान तो चाइना के हाथ गिरवी रखा जा चुका है, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो या वो सीपैक रोड हो, जिसके ऊपर पाकिस्तानी भी उसका इस्तेमाल करने में समर्थ नहीं है। गौरव जी बिल्कुल, और यहाँ पर यह भी एक बात देखी गई है कि जिस तरह से असमर्थता भी पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी सैन्य बल की क्षमताएं होनी चाहिए वो क्षमताएं कहीं ना कहीं भारत तक आते फुस नजर आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अटैकिंग पावर तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, इंटरनेशनल फोरम तक भी वो गया, उसने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन यहाँ पर जब आता है तो भारतीय सेना के सामने नतमस्तक हो जाता है और भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब तो देती है और नेस्तनाबूद भी कर देती है।
नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए किस प्रकार से उनके एयरक्राफ्ट गिराए गए, उनके सारे ड्रोन और मिसाइल हमले सारे नाकाम कर दिए। एक यहाँ पे डिपेंड करता है प्रोफेशनल, जैसे कौन काम पे, किसके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, किसके अंदर ट्रेनिंग की हुई है, या कौन पैसा कमाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान की सेना खाली बिजनेस चला रही है, $1.5 बिलियन का उनका बिजनेस वेंचर चल रहे हैं, लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, उनके सीनियर अफसरों ने अपने बच्चों को विदेशों में रखा हुआ है। आसिम मुनीर ने पहले अपनी फैमिली विदेश भेज दी है, खुद भी कब पता नहीं जहाज लेके चला जाए, क्योंकि उसको पता है कि कब उसका खिलाफ एक्शन हो जाए, क्योंकि लोग दुखी हैं उससे, परेशान है। तो उसी के अंदर ही लोग कहीं ना कहीं हटा के उसको साइड में कर देंगे। तो ये सब देखते हुए जो सेना ऐसी होती है वो लड़ने के काबिल नहीं होती, और जो ह्यूमन राइट्स करती है, सिविलियन को मारती है, फौज से नहीं लड़ रहे, वो हमारे गाँव पे हमला कर रहे हैं, बलूचिस्तान में सिविलियन को उठा के ले जाते हैं, आम आदमियों को मारते हैं, उनकी औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। यही काम इन्होंने किया, यही काम बांग्लादेश में किया था, यही काम अपने देश में भी कर रहे हैं, और यही काम हमारी सीमा पर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा फर्क भी दिखाता है, क्योंकि जिस तरह से भारत आम नागरिकों की किस तरह से रक्षा करता है, किस तरह से उनकी सुरक्षा करता है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की स्थितियां नहीं है। आवाम को अलग थलग छोड़ दिया गया है, सिर्फ सेना ही अपने बलबूते जो वहां पर कारनामा करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ वही है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़े अंतर को भी दिखाता है कि आपकी नीतिगत शैली क्या है, आपके विचार क्या हैं, और किस तरह से आप अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक भारत अपने देश को किस परचम तक लेकर गया है, कहां तक लेकर गया, आने वाले समय में और ज्यादा उभरते हुए वैश्विक गुरु के रूप में भारत बढ़ता चला जा रहा है, वही पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान से इतना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्थितियां अभी है, क्योंकि उसके बावजूद जब आप कुछ भी नहीं हो फिर भी आप अटैक कर रहे हो और मुंह की खा रहे हो, तो ये तो अपने आप में आपके लिए चौतरफी मार है और ये बड़ा झटका है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान से नहीं है, पर अफसोस की बात है कि हमारा पड़ोसी अगर ऐसा गंदा पड़ोसी हो तो हेल्प नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान, देखिए गौरव जी, मैं कई बार उनकी आवाम से या कई लोगों को कई विदेश जाता हूँ, अभी भी मैं यूएसए में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ मिलते हैं तो लोग गाली देते हैं वैसे अपने नेताओं को और अपने सेना के अफसरों को खुल के गाली देते हैं, कहते हैं जनाब हमारा बेड़ा गर्क किया इन्होंने, भारत कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ नीचे चला गया। दूसरी बात, अगर वो खुद कहते हैं जब बातचीत होती है कि मिलके रहते, अगर मान लीजिए व्यापार करते, मिलके रहते, साथ बढ़ते, दोनों बढ़ते, पाकिस्तान तो बड़ा जबरदस्त ग्रो कर सकता था। ये वहां के जो लोग हैं जब बाहर आते हैं वो समझते हैं कि ये हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। तो मिल के अगर रहे तो आप सोचिए भारत से कितना कुछ मिल सकता है इन्हें, इतना सस्ती चीजें मिल जाएंगी इनको, वहाँ महंगाई कम हो जाएगी, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो मिलेंगी। तो ये सब इनकी समझ से बाहर है, क्योंकि इनको आवाम से मतलब नहीं, इनको अपनी जेबें भरनी है, इन्होंने अपना करप्शन करना है, इन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजना है, और इन्होंने लड़ाई लड़ने से साइड में रहना है, सिविलियन को मारना है, यही इन्होंने सीखा है। गौरव लगातार हम देख रहे हैं कि भारत ने हमेशा जी 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 एक बात, और यही कारण है, देखिए भारत की सेना और भारत की सरकार जैसे बताते हैं लोगों का ध्यान रखते हैं, यही कारण है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की पहलगाम के द्वारा, हिंदुओं को मारा खाली, वो नहीं हुआ, क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है। आम आदमी समझते हैं, कोई भी धर्म, ना हिंदुओं ने ना मुस्लिम्स ने इसमें कोई किसी किस्म की आवाज़ उठी, कश्मीरियों ने पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारा। तो ये बात लोग समझते हैं, दिल में जानते हैं कि सरकार एक ट्रांसपेरेंट है, सबका विकास चाहती है, सबका भला चाहती है, और वहाँ पर सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। वहाँ पे जुलूस नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं इमरान खान को बाहर निकालो, जेल तक पहुँच गए उसके वहाँ पे। तो ये सब यही फर्क है। आज जब हमारा पूरा देश साथ है, अपोजिशन, गवर्नमेंट, सब लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान के अंदर आज देखिए कैसा बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल, और यही सब तो है कि जब आपके थाली में रोटी नहीं है, लेकिन जब आप गोली की बात करते हो तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि आप कहां पर जा रहे हो, आपकी विचारधारा क्या है और किस तरह की बातें आप कर रहे हो। क्योंकि सेना लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन आवाम किस तरह से अभी वहां पर सरवाइव करती हुई नजर आ रही है, ये नजर आता है। तो ऐसे में ये ऐसी स्थिति में जब कोई देश अगर लड़ाई करता है तो वो कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा? देखिए, लड़ने को तो आज इनके पास जो तेल और पैसे हैं वो 4-5 दिन से ज्यादा नहीं है सिर्फ ये, लेकिन इनकी सोच ऐसी है। देखिए इनकी जो सोच है ना, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ने किस चीज से कोई मतलब नहीं कि जनता भूखों मरे, उनको कोई, ये चाइना और टर्की से हथियार ले लेके बाद में पैसा जो अगली सरकार देती रहेगी उनको, उससे मतलब नहीं। आज उसमें भी कमीशन खा के निकल जाएंगे और लड़ाई करवा के अपना
जिसको कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की, उनकी आम जनता की बिल्कुल भद पिड़वा देंगे, और फौज की तो इज्जत पहले जीरो हुई पड़ी है। तो ये असल में अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल लचर लीडरशिप जिसको कहते हैं वो है। ऐसे ऐसे बयान आते हैं, आप देखिए कोई बोलता है कि हमने 5 जहाज गिरा दिए, हंसी आती है। एक तो हमारे बयान देखिए, रक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री के, सुलझे हुए। दुनिया के पटल पर कहीं जाते हैं तो दुनिया आज इज्जत करती है, आज भारत का स्टेटस क्या है, और इनके बयान आते हैं कि हाँ हम तो मिलिटेंट पाल रहे थे इतने सालों से, हमने सोशल मीडिया में देखा कि भारत के 5 जहाज गिर गए, हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। एक जो मैच्योरिटी है, स्टेट्समैनशिप है, जो लंबी सोच है, देश के बारे में सोचना है, कहाँ से सोचेंगे? ये तो मैं कह रहा हूँ सरपंच के लायक भी नहीं है। ये तो मतलब उस हिसाब के लोग हैं जिनको आज जो गद्दी पकड़ के बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर अभी हम जो देख रहे हैं कि तमाम जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ नज़र आ रही हैं उसमें तमाम ड्रोन्स देखे जा रहे हैं, और जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला करने की कोशिश तो की थी लेकिन उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से भी कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ गुरमीत जुड़ रहा है, गुरमीत का ही रुख करते हैं। गुरमीत, साफ तौर पर अभी जो स्थितियां हैं ऐसे में अमृतसर के हालात अभी क्या कहते हैं? क्या वहां पर स्थितियां, किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। जी गौरव, देखिए जो अभी लेटेस्ट जानकारी जो रक्षा सूत्रों से भी हमें मिली है कुछ समय पहले कि 26 लोकेशंस पर अलग अलग जगह जो है पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की गई है और ड्रोन अटैक्स कथित तौर पर किए गए हैं। इनमें अगर पंजाब की मैं बात करूं तो फिरोजपुर, अमृतसर, पठानकोट, फाजिलका जैसे कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। सिर्फ अमृतसर की अगर बात करें तो आज तकरीबन 8:30 बजे के करीब अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया और उसके तकरीबन आप मानिए कि 5 मिनट बाद ही 3 से लेकर 4 धमाके जो इनपुट के मुताबिक हमें खबर मिल रही है वो सुनाई दिए लोगों को, स्थानीय निवासियों को। अब यहाँ पर जो छन कर खबरें फिलहाल हमारे पास आ रही हैं, अमृतसर में 4 लोकेशंस को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की ओर से। जो ड्रोन अटैक किया गया उसमें एक एयरफोर्स स्टेशन है जो कि अजनाला रोड पर स्थित है। अब देखिए आप लोकेशन समझिए कि एक रोड के दाईं तरफ यदि एयरफोर्स स्टेशन स्थित है तो उसके बाएं तरफ पर मिलिट्री स्टेशन है। तो वहां पर जो है ये जो ड्रोन अटैक है वहां पर किया गया और काफी देर तक जो है कुछ लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया और उसमें कई लोग इस संशय की स्थिति में थे कि जब एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था तो उस टाइम जो भी आवाजें आ रही थी उसे लोग जो है ये समझ रहे थे कि शायद वहां पर फायरिंग हो रही है, मगर जो सूत्रों से फिलहाल हमें जानकारी मिल रही है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर काम कर रहा था और यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ जिसके बाद काफी देर तक वहां पर आवाज आती रही जैसी फायरिंग की आवाज होती है। अब तीसरा अटैक जो है ड्रोन अटैक वो खबर मिल रही है इनपुट के मुताबिक बीएसएफ का जो दफ्तर है राम तीरथ रोड पर वहां पर, और चौथा जो है वॉर मेमोरियल जो अमृतसर शहर से यदि हम अटारी की तरफ चलते हैं तो शहर से जब बाहर निकलते हैं तो बाईं तरफ ये पड़ता है वॉर मेमोरियल, तो वहां पर भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है। और ये जो सब कुछ किया गया है अमृतसर में 4 लोकेशन को टारगेट किया गया है वो ब्लैकआउट होने के बाद तकरीबन आप मानिए कि 8:35 पर ये शुरू किया गया और आधे घंटे तक ये सब कुछ चला, यानी कि 5 मिनट एक लोकेशन पर चला, फिर अगले 10 मिनट एक लोकेशन पर चला। आप लगा लीजिए कि साइमल्टेनियसली 5-5 मिनट के गैप पर ये सब कुछ होता रहा है। ठीक है गुरमीत, आप बने रहिए हमारे साथ। मेघना देव भी हमारी सहयोगी भुज से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, क्या स्थिति अभी वहां पर नजर आ रही है और किस तरह से अभी वहां पर जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ड्रोन को साइट किया गया है भुज में और जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि 26 लोकेशन से बारामूला से लेकर अगर हम दक्षिण तक आए तो भुज में कई जगहों पर ड्रोन साइट किए गए हैं और भुज में खासतौर पर देखें तो कुआरवेट और लक्की नाला में भी जो कच्छ जिले में आते हैं ये भी बॉर्डरिंग एरियाज है, यहाँ पर भी ड्रोन साइट किए गए हैं और जो जवाबी कार्रवाई है वो जारी है ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही देखें तो जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं वो इंगेज कर रहे हैं
इस पूरे जो डिक्लेरेशन है उसमें। लेकिन इसके साथ ही अगर देखें तो ब्लैकआउट आज किया गया था शाम से ही। कच्छ में बताया गया है कि ये ब्लैकआउट की स्थिति लगातार बनी रहेगी जब तक आगे ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब तक। और इसके साथ ही न केवल कच्छ जिले में बल्कि बनासकांठा जिला जो कि बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, वहां पर भी कुलगाम और गांव जो तालुका है वहां पर ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जा रहा है। उसके साथ ही अगर देखें तो ये जो स्पेसिफिकली ये जो 2 जिले हैं बनासकांठा और कच्छ, ये जो बॉर्डर शेयर करते हैं, पाटन भी शेयर करता है, लेकिन जो यहाँ पर खास तौर पर ऐसे मूवमेंट्स देखे जाते हैं। अगर हम कच्छ की बात करें तो इससे पहले भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश मंत्रालय की, उसमें भी ये बताया गया कि सरक्रिक में भी ड्रोन हमले हुए हैं। तो ये साफ तौर पर इस एरिया को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है जो कच्छ का इलाका है। लेकिन लगातार जो है सेना अपनी जवाबी कार्रवाई कर रही है। और जो बाकी डिटेल्स हैं कि किस तरीके का ये आर्म्ड ड्रोन हैं, जो कि सिविलियन टारगेट्स हैं या मिलिट्री टारगेट्स हैं, ये सब देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या डिटेल्स और आधिकारिक डिटेल्स किस तरीके के आते हैं और क्या पुष्टि। मेघना, क्या जो जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से की जा रही है, ताबड़तोड़ जो एक्शन लिया जा रहा है, उसमें जो ड्रोन जो इन स्थानों पर अलग अलग देखे गए थे, तो क्या उनको भी मार गिराने का कोई दावा या इस पुष्टि सामने आई है? देखिए, जो भारतीय सेना है वो हाई अलर्ट पर है और उसके साथ ही जो ये इस तरह के जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको ट्रैक किया जाता है, फिर एंगेज किया जाता है काउंटर ड्रोन सिस्टम को इस्तेमाल करके। तो सिचुएशन जो है उसको बहुत करीबी से उसकी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जो और साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि जो लोग स्पेशली बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं उनको अंदर रहने के लिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहा गया है। प्रिकॉशन और हाई विजिलेंस रखें आसपास के इलाकों में, ये भी उनको बताया गया है। तो अभी तक फिलहाल कोई तरीके का अगर हम देखें तो जिस जो इलाके हैं, अगर खासतौर पर जिस इलाकों की बात हो रही है कुआरबेट और लच्छी नाला और भुज, मैं अभी फिलहाल भुज में मौजूद हूँ। फाइटिंग बेशक हुई है, लेकिन किस तरीके का एंगेजमेंट हुआ, कैसा रिटेलिएशन हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और कच्छ देश का सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में से है, तो ये बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत बड़ा जो एरिया है वो बॉर्डर से लगता है। तो ये भी देखना होगा कि कहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की है, जिससे आधिकारिक पुष्टि जो पूरा एंगेजमेंट है उसके बाद ही जो डिटेल्स है वो सामने आ सके। ठीक है मेघना, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरमीत लगातार जुड़े हुए हैं। गुरमीत, वहां पर बॉर्डर की क्या स्थिति बताई जा रही है और किस तरह से अभी वहां पर जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, और जो वहां पे सिविलियंस हैं उनको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के जो स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं? देखिए, सिविलियंस की सुरक्षा की जहां तक बात है वो तो एक बिल्कुल क्लियर है कि कहीं भी कैजुअलिटी का कोई भी अभी तक केस निकलकर सामने नहीं आया। पंजाब की अगर बात करें तो ठीक है, तो जितने भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन जो नापाक हरकत की जा रही है उसका माकूल जवाब बराबर दिया जा रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अमृतसर के बारे में हम अपने दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं कि जो आज की जो हरकत पाकिस्तान की नोटिस की गई है वो 4 लोकेशंस पर नोटिस की गई है। इसके साथ ही जो फिरोजपुर है, फिरोजपुर से हमारे पास जो इनपुट आ रही थी उसके मुताबिक एक रिहायशी इलाके में वहां पर एक जो ड्रोन है उसने थोड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से 3 लोग जख्मी हुए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही फाजिल्का में जो है वो तकरीबन 4 ड्रोन्स वहां पर पहुंचे और ये बात खुद वहां के लोकल एसएसपी ने कंफर्म की और वहां से हमारे पास इनपुट पहुंचा। इस तरह से पठानकोट में भी कल भी धमाके सुनाई दिए थे, आज भी धमाके सुनाई दिए, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आ रहे हैं उन्हें जो है न्यूट्रलाइज कर रहा है और जब न्यूट्रलाइज करने की प्रोसेस चलती है तो धमाके बड़ी जोर से होते हैं। तो फिलहाल जो है अगर ग्राउंड लेवल पर स्थिति देखें तो ब्लैकआउट जो है वो पंजाब के कई इलाकों में और खासतौर पर सरहदी जितने भी इलाके हैं वहां पर है। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हर जगह प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क किया गया है कि इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ब्लैकआउट में जो भी आपको कहा गया है, जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत सभी लोग अपने घरों में रहें, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, घरों की बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। मगर इतना जरूर ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति का जो है किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके लिए हमारी जो सुरक्षा फोर्सेज हैं, जो हमारी फौज है वो लगातार लगी हुई है और अभी तक
जितने भी ड्रोन अटैक्स देखे गए हैं पंजाब में और खासतौर पर अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका वाली ये जो बेल्ट है, ये पूरे 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, और उनमें जो भी अटैक्स अभी तक देखे गए हैं, कोई कैजुअलिटी की खबर अभी तक नहीं है। सिर्फ पहली खबर जो आई है वो फिरोजपुर से आई है, जहां पर 3 लोग इनपुट के मुताबिक जख्मी हुए हैं। ठीक है। मेघना, गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर क्या सुरक्षा बल और ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है, या वहां पर और भी अटेंशन उसको बढ़ाई गई है? और दूसरा सवाल यह है कि किस तरह से वहां पर सिविलियंस को जो है वो सुरक्षा दी जा रही है और क्या बड़े स्टेप्स उठाए गए हैं? देखिए गौरव, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुजरात का जो जिस तरीके की ज्योग्राफी है, कच्छ, पाटन, बनासकांठा तो लैंड बॉर्डर शेयर करते ही हैं गौरव, लेकिन उसके अलावा भी जो कोस्टल बेल्ट है, जिसमें अगर हम देखें जामनगर, पोरबंदर और जो काफी इलाके हैं गुजरात के, 2300 किलोमीटर के लगभग कोस्ट लाइन है गुजरात की, तो अगर हम देखें तो बहुत बड़ा कोस्टल सर्वेलेंस भी रखा जा रहा है। मरीन पुलिस, मरीन टास्क फोर्स कमांडोज, कोस्ट गार्ड, नेवी लगातार सर्वेलेंस बनाए हुए हैं कोस्टल एरियाज में भी, क्योंकि ये भी एक अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। और जब मछुआरों की बात होती है तो मछुआरों को भी आज जिस तरीके से हम गए थे जुहाऊ पोर्ट पर, जो कि कच्छ में है, वहां पर कई मछुआरे वापस आए थे पोर्ट में, उन्होंने अपने सभी लोगों ने अपने बोट वहां पर लगाए हैं और कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वो वेंचर ना करें, दरिया में ना जाएं, और जो टोकन इशू होते हैं, नए टोकन इशू होते हैं जो दरिया में जिनको जाना होता है, वो इशू करना बंद कर दिया गया है। पोरबंदर में भी तकरीबन 1700 बोटों को वापस बुलाया गया है, लेकिन इसके साथ ही सभी मछुआरों को इस बारे में भी बताया गया है और उनसे उनको इंसिस्ट किया गया है कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध चीज दिखे, संदिग्ध बोट दिखे या कोई व्यक्ति दिखे, तो उन्हें कोस्ट गार्ड या मरीन पुलिस को और साथ के पुलिस स्टेशन को इस बारे में जानकारी देनी है, ताकि सर्वेलेंस रखने में और मदद हो सके। और कोई भी अगर कोई भी फॉरेन बोट नजर आती है, कोई भी ऐसी बोट नजर आती है जिससे वो फेमिलियर नहीं है और संदिग्ध लगती है, तो उन्हें जल्द से जल्द इस बारे में जानकारी दी गई। तो कोस्टल एरियाज में भी सर्वेलेंस बढ़ाया गया। और जहां तक आपका प्रश्न था कि जो हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं, वहां पर भी लगातार अगर हम देखें तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी काफी बड़ा डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का, लेकिन उसके साथ ही गुजरात में आज ही सुबह अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की थी और पूरी जो भी सिचुएशन है, प्रेसिडेंट है, उसके बारे में बातचीत की थी। इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री ने लगातार स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है गुजरात के राजधानी गांधीनगर में, वहां पर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो बहुत क्लोजली किया जा रहा है। गुजरात में 15 मई तक ड्रोन उड़ाने, किसी भी इवेंट या फंक्शन में ड्रोन उड़ाने में और पटाखे जलाने के लिए मनाही कर दी गई है, प्रतिबंधित है। कोई भी इवेंट फंक्शन में ड्रोन उड़ाना 15 मई तक। उसके साथ ही देखें तो हॉटलाइन कम्युनिकेशन हो या फिर कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, उनको भी लगातार टेस्ट किया जा रहा है कि ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं। आरोग्य विभाग की तरफ से भी लगातार मीटिंग हो रही है हर जिले में कि जो अगर कोई भी इमरजेंसी और अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो मेडिकल जो टीम्स हैं वो भी तैनात रहें और इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। ये जो सब है ये ऑल ऑफ अगर देखिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नजर आ रहा है। एजेंसी से लगातार बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री की लगातार BSF हो, कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, गुजरात पुलिस हो और भी अन्य जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही है और जो भी योजना बनाई जा रही है स्टेट की जो भी हमारे देश जो सरहदें हैं जो स्टेट से लग रही हैं, जो कि कच्छ, बनासकांठा के जिले हैं और जो कोस्ट लाइन है, इसी किस तरीके से गौर किया जाए उनको सुनिश्चित करने की पूरी कवायद ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना और गुरमीत, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उस पर लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है वो भारतीय सेना की तरफ से लिया जा रहा है और इस पर जो कारगर नीतियां जो पहले से बनती हुई नजर आई हैं वो सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए बहुत अहम साबित होती हुई नजर आई हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं स्थित स्प्रिंगडेल्स स्कूल में आज वार्षिक इंटर हाउस कोर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दौरान स्कूल के विभिन्न हाउस के छात्रों ने म्यूजिकल क्वायर के इसके माध्यम से आपसी सामंजस्य का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशक
वेदिता रेड्डी इस इंटर हाउस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। मशहूर कोरियोग्राफर पद्मश्री से सम्मानित गीता चंद्रन भी इस अवसर पर उपस्थित थी और इस प्रतियोगिता में स्प्रिंग डेल्स स्कूल के सभी 8 हाउस क्वायर्स ने फ्रेंच, जुलू, स्पेनिश, लाइब्रेरियन, माओरी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रस्तुति देकर वैश्विक संगीतमय परंपराओं की समृद्ध विविधता का नमूना पेश किया। साथ ही इसके माध्यम से छात्रों ने स्कूल के आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम को भी जीवंत किया। प्रतियोगिता के विजेता छात्रों और टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। You all must keep dreaming. It's one of the most important things to do as a child is to dream for yourself and to believe in yourself. Your parents, your teachers will always be there to support you, to nudge you where you need to be. But it is only you who can do it for yourself. Only you who can pave the path for you, what you would want to walk in and where you want to reach. So I hope that like this, you also participate in as many programs as you get an opportunity for, and you really do your level best in whatever you do. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।